आदरणीय भाई वीर जी, तुकाराम जी, अली तिवारी जी और सभी उपस्थित कमलेश जी और हमारे कलमकार मंच के सभी साहित्यकार, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि मुझे जल्दी जाना है। बात सही है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है, वरना आप लोगों के बीच में रहता मैं। कभी कभी एक प्रश्न आया करता था कि ऑड मैन आउट, एक प्रश्न हुआ करता था कि 5-6 चीजें दे दी जाती थी, इसमें से कौन सी चीज ऑड है जो उसमें सूट नहीं कर रही है, उसको बाहर कर दिया जाए। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कौन जो है ऑड मैन आउट होगा यहाँ पर, तो मैं हूँगा, क्योंकि तो बाकी सब लोग जो है वो साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, ठीक, और मैं कर्मकार काम करता हूँ। पर तब भी एकदम बाहर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आकार शब्द तो मेरे में भी लगा है, कर्मकार मेरे में भी लगा है, कर्मचारी में भी लगा है। तो जैसे कलमकार, शिल्पकार, चित्रकार, वैसे एक कार जो है मेरे में भी लगा है। और दूसरी एक थोड़ी सी और जो चीज मुझे याद आती है, मेरी शिक्षा दीक्षा जो है प्रयागराज में हुई है, इलाहाबाद में। आजकल तो उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और साहित्यकार के लिए तो इलाहाबाद का नाम कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि मूर्धन्य साहित्यकार हैं वो वहीं से हैं। और अभी जैसे तरुण बता रहे थे, तुकाराम बता रहे थे कि बड़े बड़े विधायक और मुख्यमंत्री जी और ये सब आते हैं सभी कार्यक्रमों में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एक छात्रावास में पढ़ते थे, वहाँ का प्रीफेक्ट भी था मैं, सब कुछ। हम लोग कभी किसी जो है नेता को नहीं बुलाए थे, कहीं कहीं महादेवी वर्मा जी को बुलाते थे। छात्रावास के कार्यक्रम में भी महादेवी वर्मा जी को हमने बुलाया था, वो सर पढ़ रहे थे इलाहाबाद, उनसे मिलने जाते थे। और बड़े साहित्यकार वहाँ हुआ करते थे। किसी कलेक्टर और आईपीएस को भी नहीं बुलाते थे। ये मैं उस समय का ट्रेंड बता रहा हूँ आपके इलाहाबाद। और यही चीज जो है, मैंने अभी एक आईएएस सम्मेलन हुआ था, इलाहाबाद से जुड़े हुए लोग सब लोग आए हुए थे, उसमें अपने यहाँ के भी बहुत सारे आईएएस थे। क्योंकि अभी तुकाराम ने उस चीज को थोड़ा छेड़ दिया, इसलिए मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा थे, बहुत सारे लोग जो अभी मंत्रालय में हैं, क्योंकि मैं 12 साल मंत्रालय में रहा हूँ एज डिप्टी सेक्रेटरी, इसलिए मैं सबको जानता हूँ, वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। तो ऐसे इलाहाबाद से जुड़े हुए लोगों का मंच था। तो मैंने वहाँ पर एक चीज कही जो बहुत लोगों को वहाँ पर पिंच कर गई। मैं बोला साहब, हम उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तब वहाँ लड़कों का क्रेज या लड़कियों का क्रेज जो है, ये आईएएस और आईपीएस नहीं होते थे, शिक्षक होते थे। ठीक, कोई अगर कह देता था कि मैं शिक्षक बनूं या शिक्षक हूं, तो उसका सम्मान होता था। कलेक्टर, एसपी, ये तो वहां निकलते रहते थे लोगों को। उस समय इलाहाबाद की बात है, दर्जनों लोग में। और इससे सब लोगों ने कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, ये अभी इधर कुछ चेंज हो गया है कि अब हम जो है राजनीतिज्ञ और जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुपया है, उनको ज्यादा कद्र करने लगे हैं। ठीक, तो तुकाराम ने बिल्कुल सही बात कही। एक बार मैं तुकाराम से जब मिलने गया था, जो बात को उसने पकड़ लिया था, और ऐसे इस बार भी जब उसने कहा कि नहीं सर आपको आना ही है, तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर पाया। तब उन्हें पहली बार सर बताया हो, तुकाराम को याद होगा कि सर मैं कविता उविता भी लिखता हूं। तो मैंने कहा तुम उसी को पकड़े रहो, लगे रहो उसमें, और एनएसएस के माध्यम से वही काम करो। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है, शुरुआत में राष्ट्रीय योजना के गीत भी सुनाया। हम लोगों ने ही राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत को उठे समाज के लिए उठे उठे छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करवाया है, और उसी में उसकी म्यूजिक भी तैयार की। मैं ये शब्द जो जुड़ा हुआ है वो तो चलने दें, लेकिन अब मैं आप लोगों से 9 शब्द हटाने के लिए बोलूंगा। कलमकार कलमकार होता है, वो नया और पुराना नहीं। जिसकी रचना में दम होता है वो जम जाता है, और जिसकी रचना में दम नहीं हो जाता फुस हो जाता है। तभी तो हम लोग पढ़ते थे पहले, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और अब के कब सब खद्योत्सव जहां तहां करत प्रकाश। लेकिन प्रकाश तो करते हैं। कोई भी कवि है, उसको उन्होंने कहा बड़ा कवि सूर्य तुलसी, चलिए बात छोड़ दीजिए, सूरज है कि चंद्रमा है, लेकिन ये तो सबने माना कि अगर कवि है तो वो प्रकाश करेगा, चाहे छोटा प्रकाश हो चाहे बड़ा प्रकाश। और जब चारों तरफ अंधकार व्याप्त हो,
उस समय थोड़ा भी प्रकाश जो है वो बहुत बड़ा संबल बन जाता है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, ऐसी विधा में आत्मसात किए हुए हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। और कवि होता कौन है? कवि के होने के लिए कोई अलग से विशेषता होती हो ऐसा कुछ नहीं। जो घटनाओं से अपने को जोड़ लेता है, जो भावनाओं से अपने को जोड़ लेता है और उसके अंदर से जो उद्गार निकलते हैं वो कवि होता है। ठीक, तभी तो वियोगी होगा पहला कवि कहा गया है। वाल्मीकि जो है कविता कैसे फूट पड़ी, देखा उन्होंने अचानक उनके मन से निकल। तो कवि जो है वो बना नहीं जाता, कवि होता है, मन से होता है, दिल से होता है। इसीलिए जब हम कविताओं को पढ़ते हैं, महादेव वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटे आज चली, पढ़ो पूरा अंदर का एक एक चीज इतनी क्लियर होती चली जाती है। कैसे ऐसे पंत जी थे, पंत जी की कविताओं आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उनकी कविताओं पढ़ने पर भी आंसू के ऊपर लिखा, आंख का आंसू निकलता देखकर जी तड़प करके हमारा रह गया, क्या गया मोती किसी का है बिखर, या हुआ पैदा रतन कोई नया, या जिगर पर जो फफोला था पड़ा फूट करके वह अचानक बह गया। अपने आप सब चीजें। तो इनको पंत जी को जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, पर लगभग जितने मूर्धन ये कलमकार थे उनकी सभी रचनाएं मैंने पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद की पढ़ा है, तुलसी जी की पढ़ा है, केशवदास जी के पढ़ा, रत्नाकर की पढ़ा, रहीम, सभी की लगभग पढ़ा। ठीक, और इसके बाद जो है, क्योंकि इनको अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम जानते नहीं है। ठीक, कलमकार खाली पुस्तकों की संख्या के आधार पर नहीं होता। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, भाई मीर जी को याद होगा, मैं उनको याद दिलाता हूं। हम लोग का जब दौर था कॉलेज में, जब धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ पढ़ के छात्र छात्रा रोते थे और कोई दूसरा डांटे नहीं तो उसको छिपा छिपा के रखा जाता था। शायद आप लोगों ने किसी ने जो है मीर जी को अलावा मुझे लगता है गुनाहों का देवता भी नहीं पढ़ा होगा। जिसने भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात। ठीक, तो इन्होंने पूरा जो है उस समय कारागार चेंज कर दिया था, बदल दिया था। ठीक, और यही इलाहाबाद की खासियत थी। ठीक, कि वहां पर जो है दोनों, जब बच्चन जी ने, हरवंश राय बच्चन जी, मैं अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर, हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला जब चली थी, जहां जहां पर भी जाते थे अचानक लोग उमड़ पड़ते थे। लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं कि उन्होंने कैसे लिखा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही वहीं से किया था कि अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं तुम्हें बतलाता हूं, राह पकड़ तो एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला। अन्य कोई मधुशाला की दुकान तो आप सब रास्ते से नहीं पा जाओगे। ठीक, तो उन्होंने भगवान को, आत्मा को किस प्रकार से जोड़ा है और किस शैली से वो गाते थे वो सब। तो वो दौर था, इलाहाबाद का दौर था, जब बच्चन जी थे वहीं पर और फिराक गोरखपुरी जी भी थे, उनकी भी बकायदा वो होते थे, एक ही दौर के थे। ठीक, तो उस समय जो आनंद आता था, तो इलाहाबाद में उस समय जो है ये साहित्य बरसता था जिन लोगों से हो। तो उसी दौर में हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि साइंस के विज्ञान की स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग जो है उसके बीच में जाते थे, उठते थे। तो ये एक बहुत अच्छी विधा है। अभी भाई वीर जी कुछ चीज टोक रहे थे, वो बिल्कुल सही चीज बोल रहे थे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मूलतः मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक जो है वो खाली वेतन पाके काम करने वाला इंसान नहीं कहलाता है। वो जो आता है कुछ जज्बे लेके आता है, कुछ सुधारना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ा जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी भी कुछ चीजों की जानकारी नहीं रखते। जैसे कविता लिखने का बहुत माध्यम है, तो कुछ लोगों ने तो जो है कोई दोहा के रूप में कह रहा है, कोई सविया के रूप में कह रहा है, कोई छंद के रूप में कह रहा है, कोई चौपाई के रूप में कह रहा है। लेकिन इन सब की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। किसमें कितने मात्रा होंगी, कितने छंद होंगे, इसकी अब जानकारी जो है ना हिंदी वाले देते हैं, ना पढ़ाई जाते हैं, ना कोई सीखता है। हम लोगों ने पढ़ा है, अब पता नहीं अब पढ़ाया जाता कि नहीं जाता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये चौपाई इसको कहा जाएगा, दोहा इसको कहा जाएगा, सविया इसको कहा जाएगा, छंद इसको कहा जाएगा। और हर एक की गायन शैली अलग अलग होती है, ठीक। तो वो सब चीजों की भी जानकारी हमको जो है वो रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमने इसको इस चीज में लिया है, और इसके अलावा हमें हर चीज में डूबना है।
जब डूबेंगे तभी हमारी जो भावनाएं जो हैं वो शब्दों का आकार ग्रहण करके कागज में बिछड़ेंगी और वो एक कविता बन जाएगी या एक कहानी बन जाएगी या एक उपन्यास बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को डूबना बहुत जरूरी है। बिना डूबे जो है हम बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। क्यों? कवि को तभी कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां जाए कवि। ठीक, तो अगर हम सब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों के बीच में पड़े रहेंगे, अच्छे अच्छे मंच की ही चिंता करेंगे, तो हम कहां देख पाएंगे। आप सब लोगों को शायद एक उदाहरण याद होगा, शरद बाबू, शरद चंद्र का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे कथाकार थे, बहुत सारी पिक्चर उनकी उस पर बनी हुई हैं। उनके नाम को बंगाल में कोई जानता नहीं था। एक बार वो खेतों में जैसे घूमने गए हुए थे तो उनके दोस्त ने अचानक देख लिया और वहीं से चिल्ला के बोला, अरे शरद बाबू जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने तुरंत उसको ऐसा उंगली दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उनका नाम को दूसरा था, शरद चंद्र के नाम से लिखते थे। उसने कहा मेरा नाम यहाँ पे मत लो। तो उसने कहा क्यों भाई, आपका नाम कैसे न ले? तो कहा नहीं, फिर मुझे रचनाएं कहां से मिलेगी? मैं तो यहाँ आम आदमी के बीच में आता हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, इनके घर के हालात पूछता हूँ, समाज की चीजें पूछता हूँ और वही चीजें जो है वो मेरी रचना के रूप में आ जाती है और ये हो जाती है। तो हमारा जो है, जब तक हम समाज से जुड़ेंगे नहीं, सभी जगह पे जाएंगे नहीं, ठीक, तब तक जो है वो हम उनको समझ नहीं पाएंगे। ठीक, और समझना बहुत जरूरी है किसी भी विधा के लिए, साहित्य की किसी भी विधा के लिए। तुकाराम थोड़ी चिंता कर रहे थे कि संख्या कम होती है। अगर संख्या बहुत ज्यादा होती, हाल भर खचाखच भरा होता, तो मैं जान जाता कि यहाँ पर जो है साहित्यकार असली नहीं है। साहित्यकार और बौद्धिक के मंच में ज्यादा लोग नहीं आते। ज्यादा लोग वहीं जाते हैं जहां कुछ पाने का उनको होता है कि कोई घोषणा हो जाएगी, कोई ऐसा हो जाएगा, या कोई फिल्मकार आ जाएगा, हीरो आ जाएगा, हीरोइन आ जाएगी, तभी आते हैं और वहां पर संख्या ज्यादा नहीं। यहां पर जो पब्लिक आती है वो कम नहीं है, क्योंकि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाले हैं। एक कवि अगर अपनी कविता ढंग से समाज में फैला देता है, सुन देता है, उसकी बात में दम है, तो 1 लाख लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। और हुआ है ऐसा। बहुत सारी क्रांतियां जो है वो कविताओं के माध्यम से हुई हैं, जागरूक लोगों को किया गया है। ठीक, तभी लोग जागरूक हुए हैं। तो ये जो जागरण मंच है, वो कविता जो है वो संख्या की भूखी नहीं है। अगर आपकी कविता में आपकी प्रतिभा है, आपकी कविता में व्यंग है, आपकी कविता में उठाने का है, तो न जाने पब्लिक अपने आप जो है आने लग जाती है। ठीक, तो ये जो साहित्यिक लोग होते हैं, उनकी संख्या जो है वो मुंडी की संख्या के आधार पर नहीं देखी जाती। उसके दिल में क्या है, क्या भरा है, क्या निकाल रहा है, उसके आधार पर संख्या तय होती है। तो कहीं पर भी हमको जो है इस चीज पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कभी कोई भी अच्छा काम जब किया जाता है उसमें जल्दी लोग नहीं जुड़ते, लेकिन जब वो देख लेते हैं इस काम का, जैसे मैं शायद इन लोगों को याद होगा क्योंकि ये राष्ट्रीय योजना से है, वो लोग 2-3 बार राष्ट्रीय योजना की बात किए। मेरा तो जो भी मुझे लगाव हुआ है वो एज ए केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में नहीं हुआ। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में जब लोगों गांव में जाता था, लोगों के बीच में जाता था, दादा लोग, दादी लोग, उनसे बात करता था, तब जुड़ाव महसूस होता था। एक लेक्चर देके 45 मिनट का, 50 मिनट का लेक्चर देके हम किसी के दिल में छा जाएंगे, बिल्कुल गलत बात। ठीक, लेकिन जब उनके बीच में रहना होता है, जाना होता है, तब उनके बीच से महसूस होता है कि हाँ किस प्रकार का जुड़ाव होता है, कैसा होता है। ठीक, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम लोगों को देखने सुनने को मिलती हैं। ठीक, जब लोग जो हैं आपसे किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और आते हैं। ज्ञान किसी का वहां नहीं होता। मैं बताऊं आपको, अपनी कमजोरी है बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं। ठीक, बहुत सारी किताबें लिखा हूं, 10-15 किताबें तो मैं केमिस्ट्री की लिखा ही हूं कम से कम। मैं पुस्तकों की संख्या के आधार की बात आपको उदाहरण बता रहा हूं। ठीक, कि संख्या पे मत जाइएगा। बहुत सारी किताबें लिखा हूं। इस किताब को पढ़कर बिल्कुल सही घटना आप लोगों को बता रहा हूं। भोपाल से एक मोहम्मदन जो साइकिल दुकान चलाता था, ठीक, वो वहां से उस समय जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, ठीक, और आया
ढूंढते ढूंढते प्रकाशन में गया, प्रकाशन से मेरा एड्रेस लिया, ठीक, केमिस्ट्री की पुस्तक के बारे में, और मेरे घर का एड्रेस लेने के बाद मेरे घर में आया और उसने पूछा कि सर मुझे कुछ चीज़ें परेशानी हो गई है, मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ा था कि उसमें जलोढ़ बालू से सोने का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो साइंस की चीज़ें हैं कि कुछ बालू में कुछ नदी के रेत में भी स्वर्ण कण पाए जाते हैं और उससे निकाला जाता है। तो कहा सर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है और मैंने उससे प्रयोग किया है और एमलगम तक बन गया है मेरा, एक पट्टी निकाल के दिखाया उसमें। अब इसमें से सोना कैसे निकलेगा ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। तो मैं बिल्कुल मंच में कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सरकारी काम में कभी भूल लेना होता है, वो अलग बात है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ठीक। वो 8वीं फेल था, ठीक, साइकिल की दुकान चलाता था, एक मोहंडन था, ठीक। मैं बोला तुम्हें मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है, रसायन। चौंक गया एकदम से सर। मैं बोला हम लोगों ने इन पुस्तकों को लिखा है, फॉरेन राइटर्स की किताबों से देख लेते हैं, हम लोगों में से किसी भी विद्वान ने, साइंस के विद्वान ने कभी किसी चीज से निकाल के देखा नहीं है कि एल्युमिनियम कैसा होता है, बॉक्साइट से निकाला जाता है, ये प्रक्रिया होती है, लेकिन कहीं निकाल के देखा नहीं है और प्रयास भी नहीं किया। तुमने कम से कम प्रयास किया है, ठीक, तुमको पूरे अंक मिलते हैं और तुमको मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। तो बोला सर और कोई बता दे, कोई नहीं। कहीं भी जाओगे तुम देश में कि बोल दे कि हम कैसे निकाला जाता है, कैसे करके बता दे, एक भी आदमी को नहीं आता, चाहे जिसकी जितनी किताबें लिखी हुई हो। इसलिए तुम ये रमतमा उसका किराया भाड़ा दिया और ये किया, उसके बाद से मैंने पुस्तक लिखनी बंद कर दी। क्योंकि हम ये गलत मैसेज देते हैं, भाई पुस्तक मेरे नाम से है तो वो तो यही समझेगा कि मैंने किया है, लिखा है और मैंने कर किया है। ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे हम लोग 10 किताबें पढ़ लेते हैं, ये मेथड अमेरिका वाले लिखा है, ये रूस वाले ने लिखा है, इजराइल वाले ने लिखा है, उन सबको मिला देते हैं, कवर अपने नाम से किताब लिख देते हैं और ऐसा हो जाता है। तो पुस्तकों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, हम क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या जान रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और डिग्रियां महत्वपूर्ण नहीं होती। डिग्रियां अगर महत्वपूर्ण होती तो कबीरदास जी तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूं उनसे बड़ा शिक्षक तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। कबीर से बड़ा सुधारक, समाज सुधारक कोई हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी तो कभी बने, कब बने, जब पत्नी ने डांट दिया उनके। मैं भी उसी जिला का हूं, ठीक तो इसलिए पत्नी की डांट भी हम लोगों को अच्छी लगती है। उस पत्नी की डांट ने तुलसी जी को तुलसीदास बना दिया। तो ऐसे इनकी कोई डिग्रियां नहीं थी। ये कौन किस डिग्री तक पढ़े हुए थे कोई आप नहीं बता सकते, कहीं नहीं जा सकते, ठीक। लेकिन इन्होंने जो लिखा है उस सबको याद है, सब रचनाएं याद है। तो डिग्रियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग सब कलमकार हैं और अगर इसको आपने चुना है, चुना भी शब्द मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये आपके दिल से ही निकलती है। कोई कविता जो है वो बैठ के नहीं मैं कविता बनाऊंगा, कविता लिखूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, वो तुकबंदी कर लेता है। तुकबंदी तो मैं भी करता हूँ। तुकबंदी तो जो है कोरोना काल से मैं भी 2-2, 4-4 लिख देता हूँ। यहाँ पे लाइन होते हैं आए हैं तो इसमें नीचे होते हैं आना चाहिए, इसमें ऐसा आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, वो तुकबंदी है, वो कविता नहीं, ठीक। कविता जो है वो आपके दिल के अंदर से ही निकली होगी, तभी जो है कविता कहलाएगी। तो उसके लिए जब तक आप लोग जो हैं समाज से जुड़ेंगे नहीं, उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को मिलाएंगे नहीं, तब तक जो है रंग जमेगा नहीं, ठीक। क्योंकि तभी तो कहा गया कि जो जो डूबो शाम रंग के होते उज्जवल होए। बड़ी विपरीत चीज लगती है, काले रंग में डूबने पर हम उज्जवल हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, पर साहित्य तो ऐसी ही चीज है, ठीक। इसमें जो है जितना जब तक डूबते हैं हम श्याम रंग में तभी जो है उज्जवल होते जाते हैं, ठीक। तो मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बहुत अच्छे पथ पे प्रशस्त हो जा रहे हो, लेकिन अगर आप अपने को कलमकार कह रहे हो, कवि कह रहे हो, तो समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में लिखो, ठीक। अच्छे जो लोग हैं उनकी सुगंध को फैलाओ, बताओ, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारी जो है कुछ जिम्मेदारी बन जाती है। जब हम अपने आप को कवि कहने लग जाते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं
कि उन जिम्मेदारियों से हम समाज को आगे बढ़ाने में कुछ प्रयास करें, तब हमारा कवि होना या कलमकार होना जो है वो सार्थक होता है। वरना जो है फिर वो तो फिर संख्या के लिए और ऐसी संख्या के हो जाता है। तो आप सब लोग जो है युवा हैं, ठीक, और बहुत अच्छे रास्ते पे आपने चलने का तय किया हुआ है, तो समाज से ज़्यादा जुड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ।